वर्ष 452 है। रोमन साम्राज्य पतन के कगार पर है और हूणों ने उत्तरी इटली पर हमला कर दिया है। कई शहर पूरी तरह नष्ट हो गए, जिससे स्थानीय लोग भागने पर मजबूर हुए। तट के पास एक लैगून में जाकर छोटे द्वीपों पर शरण लेते हैं, जो निश्चित रूप से उनके जीवन को बचाता है। हर बाधा के बावजूद इस छोटी सभ्यता ने दुनिया के सबसे प्रभावशाली इंजीनियरिंग कारनामों में से एक बनाया, वेनिस। न सड़क, जमीन और ताजे पानी के वेनेटियन लोगों ने गंदे दलदल को अपने समय का सबसे शक्तिशाली और धनी शहर बना दिया। सैकड़ों द्वीपों में फैली नहरों और पुलों की यह अनोखी संरचना वेनिस को अत्यंत सुगम बनाती है और यह सभी व्यापारों का केंद्र बन गया। हमने पूरे शहर का मॉडल बनाया है ताकि आप देख सकें कि सतह के नीचे क्या है और कैसे इसके चतुर डिजाइन ने इसे दुनिया पर राज करने दिया। पहले शरणार्थी द्वीपों पर नया जीवन शुरू करने आए तो उन्हें निर्माण के लिए सबसे खराब सतह मिली। छोटे दलदली द्वीप इतनी नरम मिट्टी से बने थे कि वे एक इंसान का वजन भी मुश्किल से उठा पाते। पूरे शहर की तो इमारतों की मजबूत नींव बनाने के लिए वेनेशियनों ने क्रोएशिया के जंगलों से बड़े लकड़ी के खंभे लाकर उन्हें जमीन में गाड़ना शुरू किया। उन्होंने इन खंभों को लगभग 5 मीटर गहराई तक गाड़ा, जहां मिट्टी से न सिर्फ खंभे स्थिर हुए बल्कि उन्हें पास पास गाड़ने से आसपास की मिट्टी दब गई, पानी निकल गया और वह और मजबूत हो गई। खंभों के मजबूती से जम जाने के बाद उनके ऊपरी हिस्से काटे गए और भार बांटने के लिए लकड़ी के तख्ते बिछाए गए। फिर इस्ट्रियन पत्थर के विशेष ब्लॉक रखे गए ताकि नींव पानी से ऊपर रहे। यह डिजाइन बेहद चतुराई भरा था, क्योंकि लकड़ी के खंभे हवा से दूर सीलबंद हो गए, जिससे उनका सड़ना असंभव हो गया। आज भी लगभग सभी मूल खंभे उत्तम स्थिति में हैं और अब भी शहर को सहारा दे रहे हैं। नींव ठीक से रखने के बाद इमारतों का निर्माण किया गया। वेनिसवासी पहले घरों के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, पर कई आग लगने के बाद ईंटों पर बदल गए। इमारतों को हल्का रखने के लिए उन्हें 3 मंजिल से ज्यादा ऊंचा नहीं बनाया जाता था। सीमेंट की जगह छूने का गारा इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि वह लचीला था और इमारत को झुकने देता था। अंदरूनी दीवारें क्रॉस पैटर्न में बनाई जाती थीं, जो झांझरी की तरह लचीली होती थीं। सामने की दीवारों में बड़ी खिड़कियां और सुंदर पत्थर के डिजाइन थे, जो उन्हें काफी भारी बनाते थे। गिरने से रोकने के लिए लोहे की छड़ों से फर्श में जोड़ा जाता था, जिससे पूरी इमारत एक साथ रहती थी। यह निर्माण पद्धति वेनिस वासियों के लिए कारगर रही और जल्द ही लैगून के आसपास कई द्वीप इसी तरह बसाए गए। द्वीपों के बीच आने जाने का एकमात्र साधन नावें थीं। बाद में द्वीप पास आ गए और कई को घोड़े पर उथले पानी से पार किया जा सकता था। वेनिस के विकास में अगला कदम था द्वीपों को जोड़ना। आश्चर्यजनक रूप से वेनिस के पहले 500 वर्षों तक कोई पुल नहीं था, लेकिन जनसंख्या बढ़ने और व्यापार तेज होने पर वेनिस के वित्तीय केंद्र रियाल्टो तक पहुंचने का एक आसान तरीका चाहिए था। इसलिए वेनिस के डोज ने सर्वोत्तम पुल डिजाइन करने वाले इंजीनियर के लिए एक पुरस्कार रखा। उन्होंने शहर भर में प्रदर्शन पोस्टर लगाकर इसकी घोषणा की। वेनिस को टापुओं के समूह से व्यस्त शहर में बदलने के लिए पुलों का निर्माण जरूरी था। पहला प्रयास एक साधारण पोंटून पुल, जो वेनिस के 2 बड़े हिस्सों को जोड़ता था और रियाल्टो क्षेत्र तक तेज पहुंच देता था। बाद में पुल को लकड़ी का बना दिया गया, जो जलकर गिर गया और फिर उसे मजबूत पत्थर के पुल से बदला गया। इसे बनाने के लिए नहर के किनारों में 12,000 लकड़ी के खंभे गाड़े गए और ऊपर 10,000 टन पत्थर रखा गया। आज भी यह पुल खड़ा है और वेनिस के केंद्र की मुख्य धमनी के रूप में काम करता है। इसके बाद हर जगह पत्थर के पुल बनने लगे, जिससे वेनिस सड़कों की जगह नहरों वाला एक संकुल शहर बन गया। इससे वेनिस को अनोखा फायदा मिला, क्योंकि नहरें माल और यातायात को शहर में तेजी से पहुंचाती थीं। वेनिस में पैदल और घोड़ा गाड़ी यातायात का उलझाव नहीं था, क्योंकि पैदल मार्ग और नहरें अलग अलग थीं। फिर भी लोग बिना रुके दोनों के बीच आसानी से आ जा सकते थे। तक वेनिस यूरोप का सबसे शक्तिशाली और समृद्ध शहर बन चुका था।
हर खरीद बिक्री वेनिस से होती थी और वेनिस वासी भारी मात्रा में धन कमा रहे थे। पर व्यापार बढ़ने के साथ जनसंख्या भी बढ़ी और ताजे पानी की मांग बेकाबू हो गई। पानी से घिरा होने के बावजूद वेनिस इसका उपयोग नहीं कर सकता था क्योंकि यह अत्यंत खारा था। प्राकृतिक स्रोतों के अभाव में वेनिस मुख्य भूमि से पानी लाने के लिए नावों पर निर्भर था। 170,000 लोगों की मांग बहुत ज्यादा थी और वेनिस के इंजीनियरों को नए तरीके खोजने पड़े। शुरू से ही वेनिस के द्वीप चौकों के इर्द गिर्द बसे थे, जो पहले सिर्फ पशुओं के चरने के मैदान थे। इन चौकों का उपयोग बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने पूरे चौक के नीचे बड़े क्षेत्रों को खोदकर शुरुआत की और दीवारों को मिट्टी की मोटी परत से ढंका ताकि वे फिर इस जगह को रेत और पत्थरों से भरा गया और सतह को टाइलों से फिर से बनाया गया जो पानी को चौक के हर कोने की ओर ले जाए। यहां से बारिश का पानी बेसिन में बहता और धीरे धीरे रेत और पत्थरों से छनता हुआ चौक के बीच के मुख्य कुएं तक पहुंचता। पानी इकट्ठा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जगह बनाने को पास की इमारतों की छतों पर नालियां लगाई गईं जो पानी को चौक और नालों में भेजें। वेनिस तब एक विशाल कीप बन गया जो शहर भर में 600 से ज्यादा कुओं को भरता था। वेनिस वासियों ने एक बार फिर अपने शहर को बचाने के लिए एक शानदार लेकिन अभी भी एक बड़ी समस्या थी, कचरा। तक लोग अपना सारा कचरा खिड़की से बाहर फेंकते थे, जिसमें से कुछ नहर में, लेकिन जो लोग नहर के पास नहीं रहते थे उनका मूत्र, मल और सड़ा खाना सड़कों पर ही फैल जाता था। इसलिए 16वीं सदी में वेनिस वासियों ने भूमिगत सुरंगों का जाल बिछाया जो हर इमारत का कचरा इकट्ठा कर नहर में बहा देता था। जब लैगून का ज्वार कम होता, ठोस कचरा तल पर जमा हो जाता और तरल पदार्थ नहरों में बह जाते। फिर ज्वार बढ़ने पर सुरंगें भर जातीं और ठोस कचरे को नहर में खींच लेतीं। दिन में 2 बार आने जाने वाला ज्वार गंदे पानी को समुद्र के ताजे पानी से बदल देता, वेनिस को साफ कर देता। अत्यधिक खारा पानी मजबूत कीटाणुनाशक का काम करता और इस व्यवस्था से सड़कें साफ हो गईं। आश्चर्यजनक रूप से वेनिस की यह अद्भुत इंजीनियरिंग आज भी लगभग पूरी तरह मौजूद है। पुल, नहरें, इमारतें सब प्राचीन अवशेष हैं जो एक ऐसे जंगल